नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान की वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है। और राजस्थान की दो ऐसी नदियां हैं जो यमुना की सहायता से अपना जल सीधा बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। ठीक है। तो जो दो नदियां हैं, एक तो आपकी चंबल है, और चंबल के साथ बहुत सारी सहायक नदियां हैं। और एक दूसरी मैं बात करूंगा किसकी, आपके बाणगंगा की। तो आज के जो हमारा सेशन होगा बंगाल की खाड़ी वाली नदियों, कौन सी, बंगाल की खाड़ी। और इस बंगाल की खाड़ी में जो राजस्थान की नदी अपना जल लेके जाती है, तो अगर मैं बात करूं राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 23 से 24% के करीब है। यानी जो राजस्थान में जो कुल अपवाह तंत्र है, कुल अपवाह तंत्र जो नदियों का जो बहाव है, जो फैलाव है एक तरीके से, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसका लगभग 23 से 24% आपकी कौन सी है, बंगाल की खाड़ी वाली नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाती हैं। ठीक है। तो वो नदियां कौन सी हैं, अध्ययन की दृष्टि से हम दो की बात करेंगे। एक तो आपकी कौन सी है, चंबल एवं उसकी सहायक। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करूं, आप सोच रहे होंगे बनास, काली सिंध, बनास काली सिंध आहू, परवन, पार्वती, बहुत सारी है। ठीक है ना। इसके अलावा आपकी मैं बात करूं बेड़च, कोठारी, बहुत सारी है, बहुत सारी दोस्तों। ठीक है, चंबल और उसकी सहायक नदियां। दूसरी मैं बात करूं कि सर सेकंड कौन सी, तो सेकंड जो है आपकी वो कौन सी है, बाण गंगा एवं उसकी सहायक। अब उसकी सहायक कौन सी है, जैसे कि एग्जांपल के रूप में बात करूं मैं, तो बाणगंगा की जैसे एक है गोमती नाला। ठीक है। इसके अलावा आपकी और है सूरी नदी, सूरी नदी। इसके अलावा सूरी के अलावा और भी है, जैसे कि सावन है, पालासन है, आदि नदियां हैं जो बाणगंगा की सहायक है और चंबल की सहायक मैंने आपके सामने रख दी है। ठीक है। तो इनको हम डिटेल में एक एक नदी तंत्र को हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें रहेगा चंबल नदी तंत्र। और चंबल नदी तंत्र के बारे में हम बात करें तो आज की जो क्लास होगी किसको लेकर होगी, चंबल को लेकर होगी। और चंबल की मैं सबसे पहले बात करूंगा उद्गम की। उद्गम देखो, उद्गम की बात करें तो भारत में एक राज्य है एमपी, और एमपी में एक जिला पड़ता है महू जिला। कौन सा जिला, महू जिला। और महू जिले में जो आपकी पर्वतमाला है, कौन सी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो भारत को दो भागों में बांटती है। ठीक है। और उस विंध्याचल पर्वत, उस पर्वतमाला का नाम क्या है, विंध्याचल पर्वतमाला। इस तरह ये विंध्याचल पर्वतमाला भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, आर्य और अनार्य संस्कृति को जोड़ने का काम करती है। तो ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, आपके विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है। और इस विंध्याचल पर्वतमाला में एक पहाड़ी है जिसका नाम है
जाना पाओ की पहाड़ी। और जाना पाओ की पहाड़ी किस गांव में है? क्योंकि ये बहुत कम लोग बताते हैं। जिसका नाम है मानपुर गांव। कौन सा गांव? मानपुर गांव। तो इस तरीके से आपकी जो चंबल नदी है उसका उद्गम होता है। और मानपुर गांव में भी मैं बात करूं, इस जाना पाव की पहाड़ियों में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ध्यान रखनी क्या है, कि जो जाना पाव की पहाड़ियां हैं, जाना पाव की पहाड़ियों में एक चोटी है जिसका नाम क्या? सिगार की चोटी। कौन सी चोटी? सिगार की चोटी। जाना पाव की पहाड़ियों में भी कौन सी है? सिगार की चोटी है, जो आपको याद रखना है। और इस चोटी की जो ऊंचाई है, ऊंचाई, बहुत कम लोग आपको इसके बारे में बताएंगे, शायद बताते नहीं है। मैंने कई जगह देखा है, नहीं मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ मिलेगी केवल। ठीक है। इसकी ऊंचाई जो लगभग है वो समुद्र तल से 884 मीटर है। कितनी है? 884 मीटर है। और इस सिगार की जो चोटी है, इस चोटी, ये चोटी किसमें है? आपके जाना पाव की पहाड़ियों में है। और इस चोटी से ये नदी क्या होती है? निकलती है दोस्तों। क्या होती है? निकलती है। और इसी चोटी पर एक जल प्रपात भी है। जल प्रपात जो एमपी में पड़ता है, यानी जानापाव की पहाड़ियों में पड़ता है, जिसका नाम है भदकला जलप्रपात। कौन सा? भदकला। कौन सा है? याद रखना है दोस्तों। भदकला। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 843 के करीब है। कितनी है? 843 मीटर के करीब है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने आपके समकक्ष क्या रखा है? केवल चंबल नदी के उद्गम की बात की है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखना है क्या? आपके एमपी राज्य के महू जिले में विंध्याचल पर्वतमाला, और विंध्याचल पर्वतमाला में जाना पाव की पहाड़ियां, और इन पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची चोटी है, इन पहाड़ियों में, सॉरी, जाना पाव की पहाड़ी में जो चोटी है वो कौन सी? सिंगार है, या सिगार की चोटी, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से, किससे? समुद्र तल से वो कितनी है? 884 है, जो आपको ध्यान रखनी है। और यहीं पे एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? भदकला जलप्रपात। एमपी में इस नदी पर, जहां से नदी निकलती है इसके पास से। तो ये आपके सामने है, उद्गम की बात करें, करनी है। दूसरी मैं बात करूं इसके विस्तार की। क्या बात करूं? विस्तार। अब विस्तार की मैं बात करूं कि भारत में इसका विस्तार, भारत में, तो भारत में इसका विस्तार कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। हाँ जी दोस्तों, कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। अब देखते हैं। 3 राज्यों में है तो इसकी कुल लंबाई, कुल लंबाई, कुल लंबाई जो एनसीईआरटी मानती है वो मानते लगभग है 965 या 966 किलोमीटर। ठीक है। और कुछ किताबों में इसकी जो ऊंचाई, लंबाई है, वो है 1051 किलोमीटर। नहीं है? 1051 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों? अब इस, क्योंकि एनसीईआरटी किसको मानती आई है, एनसीईआरटी बुकों में इसकी जो माप है वो आपके सामने है। कुछ किताबों में इसकी जो लंबाई है वो आपके सामने मैंने रख दी है। आगे मैं बात करूं, जो 965 या 966 किलोमीटर, जो 3 राज्यों में इसका विस्तार है, वो 3 राज्य कौन से हैं? देखते हैं। वो 3 राज्य हैं आपके। एक तो है एमपी, एमपी। दूसरा है आपका राजस्थान। और तीसरा है आपका यूपी। इन 3 राज्यों में इस नदी का क्या है? विस्तार है। ठीक है। अब मैं बात करूं कि 3 राज्यों में कैसे हैं, तो देखो,
राजस्थान में मैं बात करूं, जो राजस्थान जो है इसकी, तो राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो लगभग 135 किलोमीटर है। देखो, अगर मैं राजस्थान राजस्थान की बात करूं, तो राजस्थान राजस्थान में कितनी है ये, 135 किलोमीटर है। ठीक है। और अगर मैं एमपी एमपी की बात करूं कि एमपी एमपी में कितनी है, तो लगभग एमपी एमपी में ये आपके 315 किलोमीटर, कितनी है, 315 किलोमीटर। क्लियर। और जो यूपी में है ये, यूपी में इसकी जो लंबाई पड़ती है वो लगभग लगभग है 285 के करीब। ठीक है। तो बाकी और भी है दोस्तों, एक चीज ध्यान क्या रखनी है, जो आपके एमपी और राजस्थान की क्या बनाती है, अंतरराज्यीय सीमा। राजस्थान की वह नदी जो सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाती है वो कौन सी है, आपकी चंबल नदी है। जो लगभग है कितना, जो आपके 241, कितना है, 241 किलोमीटर है, आपकी क्या बनाती है, एमपी की सवाई माधोपुर के पलिया से लेकर है, सवाई माधोपुर के पलिया से लेकर है, और आपके कहाँ तक है, आपके जो धौलपुर है वहां तक इसकी क्या है, जो इसकी अंतर्राज्यीय सीमा है, जिसकी मैं चर्चा करूंगा आगे। तो ध्यान क्या रखना है, कुल लंबाई मैंने आपके सामने रखी है, यू एमपी में कितनी है, राजस्थान में कितनी है, और यूपी में कितनी है, और यूपी में भी कहाँ पे जाके, इटावा। और इटावा में एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है, मुरादगंज। और इस मुरादगंज में किस में जाकर है, आपके यमुना नदी में, किसमें, यमुना नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। इस तरीके से आपके नदी की मैं बात कर रहा हूं, किसके, कि चंबल नदी इस तरीके से भारत में विस्तृत है, जो आपके सामने मैंने रख दी है। दो चीजें की हमने बात कर ली, एक तो विस्तार की हमने बात कर ली, और एक इसके किसकी बात कर ली, आपके उद्गम की बात कर ली। क्लियर। उद्गम हो गया, विस्तार हो गया। अब इसका विस्तार कैसे है वो बात करते हैं। देखो, आपके एमपी जो जाना पाव की पहाड़ियां हैं, विंध्याचल पर्वतमाला से, यहां से ये नदी निकली, कहाँ से, महू जिले से। और महू के बाद में ये कहाँ पहुंची, महू के बाद में पहुंची ये उज्जैन। कहाँ पहुंची, उज्जैन। और उज्जैन के बाद में ये कहाँ पहुंची, आपके रतलाम। और रतलाम के बाद में कहाँ पहुंची, मंदसौर। कहाँ पहुंची, मंदसौर। ठीक है। इस तरीके से ये मंदसौर पहुंची। और मंदसौर के बाद ये जो आपके हैं नदी, कहाँ पे, राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में प्रवेश की मैं बात करूं, राजस्थान में प्रवेश, और राजस्थान में प्रवेश जो होता है वो चित्तौड़गढ़ से होता है। कहाँ से, चित्तौड़गढ़ से होता है। और चित्तौड़गढ़ में कौन सा स्थान है, ध्यान रखना है क्या, 84गढ़। यहां से राजस्थान में क्या होती है, एंट्री करती है यहां से। और ये स्थान कौन सा है, आपका 84गढ़। अब राजस्थान में प्रवेश हो गया। अब राजस्थान में प्रवेश के बाद में देखो कि किस तरीके से राजस्थान में बहती है। राजस्थान में जो इसका बहाव है, ये अपना क्या है, राजस्थान है। राजस्थान में कौन से जिलों में, एक तो आप हमारा जो पड़ता है वो कौन सा जिला, चित्तौड़गढ़। ठीक है। और चित्तौड़गढ़ के बाद में
जो पड़ता है आपका अगला कौन सा? कोटा। और कोटा के बाद में आपके पड़ता है कौन सा? बूंदी। और बूंदी के बाद में आपके पड़ता है कौन सा? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के बाद में पड़ता है आपका कौन सा? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के बाद में कहाँ पड़ता है ये भी आपको याद रखना है क्या? कि सवाई माधोपुर के बाद में ये कहाँ पड़ती है? आपके करौली। और करौली के बाद में कहाँ? धौलपुर। और धौलपुर के बाद में ये नदी कहाँ चली जाती है? इस तरीके से यूपी में इसकी क्या हो जाती है? एंट्री हो जाती है। कहाँ पे? यूपी में। और यूपी में कहाँ पे? आप हमारा जो क्षेत्र पड़ता है कौन सा यूपी का? इटावा। कौन सा? इटावा। और इटावा में जो एक नदी आती है, और उस नदी का नाम क्या है आपके? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। इटावा में कहा? आपका जो मुरादगंज है इटावा में कौन सा? मुरादगंज। और मुरादगंज में जाकर किस में मिल जाती है नदी? यमुना में मिल जाती है। इस तरीके से इसका विस्तार है। और इसके विस्तार की जो मैंने आपके सामने रखी है क्या? कि जो लगभग है आपके, इसकी जो कुल लंबाई कितनी है मैंने आपके सामने भी डिस्कस भी किया। 966 किलोमीटर। ठीक है। तो उसमें से जो लगभग आपके ये जो चार जिले हैं एमपी के, इसमें 300 आपके 15 किलोमीटर क्या है इसका बहाव है। ठीक है। फिर आपके यहाँ चित्तौड़ से प्रवेश करती है, और चित्तौड़ से लेकर सवाई माधोपुर तक राजस्थान में कितना आपके 135 किलोमीटर बहती है राजस्थान में केवल। फिर सवाई माधोपुर से लेके, और आप जो हमारा क्षेत्र पड़ता है कौन सा? धौलपुर तक। यहां से लेके और यहां तक ये क्या बनाती है? अंतरराज्यीय सीमा बनाती है। और वो कितनी है लगभग आपके सामने है? 241 किलोमीटर। और फिर इसके बाद में 241 किलोमीटर बहने के बाद में लगभग 285 किलोमीटर कहाँ बहती है आपके? यूपी में बहती है। इस तरीके से चंबल नदी के क्या आपके सामने विस्तार है जो मैंने आपके सामने रखा है। क्लियर? इसके बाद में आपके आता है क्या? इसके उपनाम, बेसिक बातों की चर्चा करेंगे आज ही केवल। उपनाम, इस नदी को किस किस नाम से पुकारा जाता है, या इसको किस किस नाम से संबोधित किया जाता है? जैसे एक तो आता है चरमणवती। ठीक है, चरमणवती। एक आता है राजस्थान की कामधेनु। कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु। इसके अलावा और आपका आता है इसका क्या? नित्य वाहिनी। मतलब 12 मासी। राजस्थान की दो ही नदियां जो 12 महीने बहती है। एक तो आपकी चंबल और दूसरी एक आपकी माही, जो आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा और इसको क्या बोलते हैं? इसको एक नाम से बोलते हैं, राथा नदी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? राथा नदी। एक बोलते हैं सदा नीरा। ऐसे अनेक नाम हैं किसके आपके? चंबल नदी के। क्लियर? उपनाम आपके सामने हो गए। अब मैं बात करूं इसके ऊपर जो प्रमुख बांध है, केवल नामों की बात करेंगे। क्या? प्रमुख बांध। जो प्रमुख बांध है वो इसके ऊपर कितने? चंबल नदी पर चार प्रमुख बांध हैं। और वो चार कौन से हैं? पहला है
क्या, जिसका नाम है गांधी सागर बांध। और गांधी सागर जो बांध है वो इस नदी पर कहाँ है, मंदसौर में है। और मंदसौर बोले तो एमपी में है। कहाँ पे है, एमपी में। क्लियर, मंदसौर में। क्रम से लिखेंगे। सेकंड की मैं बात करूं तो जैसे ही ये राजस्थान में प्रवेश करती है, कहाँ से, चित्तौड़गढ़ से, तो यहाँ पे कौन सा है आपका, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, कहाँ पे है, आपके चित्तौड़ जिले, कहाँ पे, चित्तौड़, चित्तौड़ में कहा, रावत भाटा, रावत भाटा, जो परमाणु विद्युत ऊर्जा के लिए भी जाना जाता है। क्लियर। इसके अलावा जो तीसरा जो है क्रम से, जो आपका इस नदी पे क्रमबद्ध तरीके से भी पूछ लेता है तो थोड़ा ध्यान रखना है। एक अगला है कौन सा, जवाहर सागर बांध। और ये कहाँ है, कोटा में है। और एक आपका जो चौथा है वो है कोटा बैराज। ठीक है, और कोटा बैराज भी कहाँ है, आपके कोटा में है। क्लियर। इनकी जब एक अलग से क्लास होगी प्रमुख बांधों की राजस्थान में, वो सारे राजस्थान में जितने भी बांध है, क्योंकि इन बांधों का निर्माण कब हुआ, कौन से बिजली पैदा होती है, कौन से जलापूर्ति होती है, उन सबकी एक अलग क्लास होगी जहां पे मैं आपके सामने इन सबके ऊपर काफी सारी बातें लेकर आऊंगा। क्लियर। तो हमें ये पता चला है क्या, कि इसी के प्रमुख बांध हो गए, कुल लंबाई हो गई, उपनाम हो गए। अब इसके बारे में कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं, फिर इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके ऊपर नाम लिखकर बाकी की हम जो डिटेल में जो चर्चा करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे, एक एक नदी जो सहायक नदी है। देखो, इसकी जो तथ्य हैं, कुछ विशेषता है। देखो, राजस्थान की, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ठीक है, पहली बात, राजस्थान की सबसे लंबी है कौन सी, आपकी चंबल। दूसरी बात इसके लिए, यूनेस्को, यूनेस्को द्वारा, या यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र नदी, राजस्थान की एकमात्र नदी जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या है, शामिल है, जो आपको याद रखना है। ठीक है। इस नदी पर एक जलप्रपात है, इस नदी पर एक जलप्रपात है। क्या है, जलप्रपात। और उस जलप्रपात का नाम क्या है, चूलिया जलप्रपात। कौन सा, चूलिया जलप्रपात। कौन सा प्रपात है, चूलिया जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई जो लगभग वो 1818 मीटर के करीब है। कितनी है, 18 मीटर के करीब। ठीक है, लगभग 54 फीट बोल सकते हो इसके हिसाब से। और ये आपके कहाँ पड़ती है, आपके पड़ता है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के पास। कहाँ है ये, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। तो एक विशेषता, एक तथ्य इसके बारे में, जो इसके तथ्य जो विशेषता है वो आपके सामने में लेके आ रहा हूँ। और ये आपके सामने में बातें कर रहा हूँ कुछ को लेकर। क्लियर। इसके बारे में बात करूं कि जो चंबल का बेसिन है, इस नदी बेसिन के क्षेत्र को बीहड़ या डांग क्षेत्र कहते हैं। बीहड़ भूमि, आपने सुना ही होगा, बीहड़ भूमि, डांग क्षेत्र। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना।
और ये कहाँ से कहाँ तक है? आपके जो किन कौन से जिले में? सवाई माधोपुर है, एक आपकी करौली, और एक धौलपुर। ठीक है। और आपको याद होना चाहिए कि डांग की रानी किसे कहा गया है? डांग की रानी करौली। किसको कहा गया है? करौली को। इसके अलावा डांग का राजा को किसे कहा गया है? धौलपुर को कहा गया है। यानी मैं कह सकता हूं क्या, राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ वाली बीहड़ भूमि वाली नदी, बीहड़ भूमि वाली नदी, वो कौन सी आपके? चंबल है, जो आपको याद रखनी है। और क्या बातें इसके अलावा? राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल ले जाने वाली नदी, राजस्थान में सर्वाधिक सतह जल ले जाने वाली नदी, वो भी कौन सी है? चंबल है। इसके अलावा और मैं बात करूं, बीहड़ और डांग क्षेत्र की मैंने बात कर ली है कि कौन सा क्षेत्र है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिकाएं अवनलिकाएं या अवनलिकाओं वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक अवनलिका वाली नदी कौन सी है आपकी? ठीक है। ध्यान रखना कौन सा? चंबल है। ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूं, जो यह नदी है, किसकी बात कर रहा हूं? इस नदी की। ठीक है। देखो, राजस्थान में और क्या विशेषता है इसकी? यह नदी उत्खात स्थलाकृति उत्खात स्थलाकृति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो कृषि योग्य है। कृषि योग्य है। ठीक है। इसके अलावा इस नदी में इस नदी में गांगेय सुंस गांगेय सुंस, जिसको क्या बोलते हैं? गांगेय डॉल्फिन। ठीक है। गांगेय डॉल्फिन या गांगेय सुंस नामक जलीय जीव पाया जाता है। ये राजस्थान की एकमात्र नदी जहां पे ये पाया जाता है। जो क्या है ये होता है जन्म से अंधा। जन्म से अंधा। और इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है आपके सामने, याद रखना? गांगे डॉल्फिन है। ठीक है। और इससे जो दर्जा मिला था, वो आपको याद रखना है कब? लगभग आपके 18 मई 2009 को। ये डेट याद रखना है। राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक है ना? और ये एक अभ्यारण्य में भी है भारत में, ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है? गंगा नदी में। कौन सी नदी में? गंगा नदी में। क्योंकि इस नदी पर आपको याद होना चाहिए, एक जल एक अभ्यारण्य है जिसका नाम क्या है? भागलपुर अभ्यारण्य।
भागलपुर अभ्यारण्य। और भागलपुर अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर। ये जो अभ्यारण्य है ये किसके लिए जाना जाता है, गांगेय डोल्फिन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, गांगेय डोल्फिन के लिए जाना जाता है, जो आपके सामने मैंने रख दी है। क्लियर। ये आपके सामने कुछ बातें मैंने रखी है। ठीक है, और भी कई बातें हैं, ठीक है ना, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो यहाँ तक ही रहेगी। ठीक है, कल हम बात करेंगे किसके बारे में, आगे की कुछ बेसिक बातें, और इसकी जो है चंबल की सहायक नदियां, चंबल की सहायक नदियां, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, उनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कल। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।